सही, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है सर, हमें इस चीज की जरूरत बहुत पड़ती जा रही है। आज ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने मन की कोई भी बात पूछ सकते हैं, जो मेजर इश्यू आप इन दिनों में फेस कर रहे हैं वो बताइएगा प्लीज। क्या ऐसी चीज है जो आप सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं? जल्दी से बताओ। मैथ्स की रिवीजन, बहुत बढ़िया। रिवीजन इज द मेजर इंपॉर्टेंट चीज सर, जिससे हम डील कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर बोल देता हूं, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें बोल दो या प्लस टेस्ट भी ले लो, इसमें लैग क्यों करते हैं? क्यों? आपको कारण पता है ये? ठीक है, आप अगर मार्केट में पता करोगे जितने भी जेई एस्पिरेंट है या जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम के एक्सपीरियंट्स हैं, वो इस चीज में लैग क्यों करते हैं पता है? बिकॉज दिस इज सेल्फ डिपेंडेंट टास्क, ये आपके ऊपर निर्भर करने वाला टास्क है। तो जहां पर बात सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है, कहीं ना कहीं हम सर अपना लैग करने लगते हैं बिकॉज ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी, बोल दो कि टाइम की कमी की वजह से, या कुछ भी ऐसा बोल दीजिए कि सर हम रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखो भाई, ये आप पे डिपेंड करने वाला टास्क है। मैंने आपको पहले भी बोला था, स्ट्रेटेजी इज अगेन सेम। आपको अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से आधा घंटा या 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। जैसे नोट्स के लिए, क्लास देखने के लिए, ठीक है, आप नोट्स बनाने के लिए या क्लास देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए यहां पे आते हो ना शेड्यूल टाइम पे। जैसे आप 1 बजे यहां आके बैठ गए, अब से 4 बजे तक क्लास चलेगी या 4:30 बजे तक क्लास चलेगी, तो हमें पता है सर अब वी आर बाउंड, अब हमें ये क्लास ही अटेंड करनी है। वैसे ही आपको क्या करना है, रिवीजन का भी एक परफेक्ट शेड्यूल और एक परफेक्ट टाइम आप अलॉट कर दीजिए, और उसमें रिवीजन ही आपको करना है, ठीक है। फिर आती है सर कैसे रिवीजन करना है। तो जहां पर अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, जो भी आपके नोट्स हैं, नोट्स को आप देखो। एंड व्हेन आई से देखो, मतलब कि गो थ्रू करना स्टार्ट करो। जब आपने उस चैप्टर की पढ़ाई की थी, उसको आप अब रिविजिट कर रहे हो, तो देखो, मतलब बोल बोल के देखो कि हाँ यार, ये फॉर्मूला ऐसा था, इस फॉर्मूले में ये चीज होती है। कोई चीज अगर याद करने वाली है तो एक बार नोट्स, उसमें नोट से देख ली, फिर उसको एक बार रफ कॉपी में बिना देखे लिखा, ठीक है। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस नोट्स में आए, जिसपे आपने स्टार लगाया है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, उनको आप एक बार सवाल पढ़िए, और फिर अपने मन में फटाफट प्रोसीजर देखिए कि हाँ यार, इस सवाल में सर ने ऐसा करवाया था और ये चीजें हमें करनी है। उसके बाद में सॉल्यूशन देख लिया। सॉल्यूशन से अगर आपकी थॉट एकदम मैच करे, जो आपने सोचा वही सॉल्यूशन में हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको नहीं हिंट लग रहा कि सर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, मैं तो भूल गया या भूल गई, उसके बाद में आप उस सवाल को खुद सॉल्व करो, रफ कॉपी में साइड में ले जाकर, ठीक है। फटाफट तेज हैंड से आप उसको खुद सॉल्व करें, ठीक है ना। तो दिस इज द टास्क फॉर रिवीजन, समझ गए? ये रिवीजन करने का टास्क है, ऐसे करनी है रिवीजन, समझ गए? नोट्स को आप देखो, हाँ, पन्ने पलटते जाओ, पन्ने पलटते जाओ। जिनके पास नोट्स नहीं है वो अपने लेक्चर की पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, रोज आप 1 घंटा आप अपना निकाल के रखिए, चाहे सोने से जस्ट पहले 1 घंटा हो, या आपके पूरे शेड्यूल में या पूरे दिन में आप जानते हैं कि आपका जो वीक आवर्स हैं वो कौन से हैं, जहां पर आप सबसे कम एफिशिएंसी से पढ़ाई कर पाते हो, तो उसके लिए आप रिवीजन का टास्क रख लो। रिवीजन में शॉर्ट नोट्स मेकिंग भी आती है, रिवीजन में क्लास नोट्स देखो प्रोग्राम भी आता है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी या फिर क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नोट्स एंड पीवाईक्यू, नोट्स एंड पीवाईक्यूज, बस इसी पे ही आपको ध्यान देना है, नथिंग एल्स। ना मैं ये बोल रहा हूं कि आप डीपीपी सॉल्व करो, ना मैं ये बोल रहा हूं कि आप कुछ और चीजें सॉल्व करो, कोई किताब सॉल्व करो, नहीं, नोट्स और पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। बिल्कुल सही। और रिवीजन जितना आप जल्दी स्टार्ट कर दोगे ना, जितनी बार आपका रिवीजन होगा, पहला हो सकता है आप आधी अधूरी और धुंधले, मतलब होता है हमें नहीं समझ में आ रहा था रिवीजन कैसे करें या फिर क्या इसका आउटपुट निकलेगा। मैंने कहा जो भी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से एक बार रिवीजन स्टार्ट तो कर, डे बाय डे उसमें इंप्रोवाइजेशन होती जाएगी कि अच्छा यार
ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। बट आप रिवीजन पहले स्टार्ट करिए। ये ना सोचें कि भाई पहले मुझे एकदम एग्जैक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी मिल जाए फिर मैं उसको रिवाइज फिर स्टार्ट करूंगा रिवीजन। ऐसे तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी ये है कि डेली आपको रिवीजन करना है भाई। ठीक है, हो सकता है किसी दिन मैथ्स का रिवीजन करा, किसी दिन फिजिक्स का करा, किसी दिन केमिस्ट्री का करा, किसी दिन ऐसा अगर हमारा कोई फ्री डे है तो उस दिन हमने तीनों का ही कर दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रिवीजन के लिए टाइम अलॉट करो, उस टाइम को अपने आप को बाउंड कर दो एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है जी, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक तो लॉकस प्रॉब्लम 3D। चलिए जी, फुल सिलेबस टेस्ट कब से दे? देखो दो तरीके हैं, या तो आप फुल सिलेबस टेस्ट सिलेबस कंप्लीट होने के तुरंत बाद देना स्टार्ट कर दीजिए, या अभी देना स्टार्ट कर दीजिए। आप ड्रॉपर हैं तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर तो पढ़ा ही है यार। ठीक है, अब जिस भी तरीके से आपको टेस्ट देने, टेस्ट आपको देने मैंडेटरी है, और आपकी फरमाइश पर, आपकी डिमांड पर हमने हर संडे को टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए सारे के सारे जेईई मेंस पैटर्न के। तो उन टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए बहुत अच्छे से। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। और हो सकता है बीइंग ए ड्रॉपर, जैसे मैं कल भी वहां पर मुरादाबाद में इवेंट था यूपी में, तो बहुत सारे बच्चों से मिला, उसमें बहुत सारे ड्रॉपर भी थे, मतलब प्रयास के ही बच्चे थे, ड्रॉपर स्टूडेंट थे, जेई ड्रॉपर थे। उनको यही एक डाउट था कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा यार ड्रॉपर होने का एक नुकसान ये है कि आपका सिलेबस थोड़ा तेजी में कवर किया, हमें सिलेबस कंप्लीशन का टाइम आप बोल सकते हो कम मिलेगा। ठीक है, बट इसका एक पॉजिटिव फायदा ये है, जो आप बोल रहे हो ना अभी टाइम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जब मैं आपको ये पूरी कहानी या पूरी अपनी बात खत्म करूंगा, उसका ये बिल्कुल सार नहीं है, उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस ना करें। अपनी जी जान लगा दीजिए 100%, मतलब 100 भी नहीं 200% अपने आप को दुगना करके लगा दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, पूरी जी जान झोंक दो। बट जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होगा उसके बाद में सर हमारे पास में करीबन करीबन 1.5-2 महीने होंगे पूरे पूरे सेकेंड अटेम्प्ट तक के लिए। अब जो 12वीं वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में बहुत सारे टास्क है, उनका बोर्ड्स भी है, उनके प्रैक्टिकल्स भी हैं, जो कि अपने आप में कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए बहुत मेजर एक चीज होती है, जिसमें वो जेईई मेंस के बारे में या सोच भी सकते हैं बट उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जेईई मेंस की रिवीजन के लिए। तो आपके पास में सेकेंड अटेम्प्ट में अपनी गलतियों को सुधारने का बहुत तगड़ा मौका होगा और बहुत सिग्निफिकेंट टाइम भी होगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो आपके पास में टाइम है, ऐसा मत सोचिए कि टाइम नहीं है। और ये जो डर लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, ये डर आप अगर इसको डिटेल में जाकर स्टैटिस्टिक्स पे अगर ध्यान दोगे आप, तो 300 नंबर का पेपर है सर, और मान लो 14 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो आप मानोगे भी नहीं। ठीक है, 50 नंबर भी नहीं ला पाते हैं लोग। समझ पा रहे हो? 50 नंबर भी जनता नहीं पहुंच पाती है 50 नंबर तक भी भाई। समझ गए? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 14 लाख हैं तो 14 लाख के से 150 से ऊपर आते होंगे, नहीं आते हैं भाई। 150 से ऊपर आने वाली कैटेगरी बहुत कम है। 150 से ऊपर स्कोर करने वाले मेरे ख्याल से 60-70 हजार बच्चे ही हैं। और व्हेन आई से 150 दैट मींस 50-50-50 अगर मैं तीनों में बांटू, है ना, तो 50 नंबर आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर आपने सीरियसली और बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स को अटेंड किया है, तो ही 50 नंबर हर सब्जेक्ट में आ जाएंगे। यस, तो आपको ये जो डर लग रहा है, ये डर लाजमी है, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़ा है सर, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है ये अभी, तो डर लगना लाजमी है। बट इस डर को अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा से जब इक्वेट करोगे तो आपको ये डर अपने आप कम हो जाएगा कि हाँ जनता वहां तक नहीं पहुंच पाती है। 14 लाख दिखने में एक बहुत बड़ा फिगर है, जो फॉर्म भरेंगे उसमें से बहुत सारे लोग तो पेपर भी नहीं देंगे। करीबन करीबन 1 लाख बच्चे होते हैं हर साल के हिसाब से जो पेपर ही नहीं देने जाते हैं, पता नहीं क्या कारण है, अब जो भी है। समझ गए? और आप उसके बाद में स्टार्ट कर रहे हो, हमें 150 से ऊपर स्कोर करना है सर। और 150 मतलब मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं कि आप 150 तो तब लाया जा सकता है जब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ जाओ। बट सर हम तो सारा पढ़ के जा रहे हैं, समझे? है ना? तो आप फील कीजिए कंपटीशन को, और ये सारी बातें फील करने के बाद में अपने आप में एक सिग्नल खुद पहुंचाओ अंदर, अपने दिल तक, दिमाग तक, है ना, कि भाई किया जा सकता है। और आसान है वो किस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज्ड है, क्या करें। किसी ने कोई बात बता दी, उसके पीछे चल पड़े, फिर 2-4 दिन वो बात फॉलो की, फिर वहां से कुछ रिजल्ट नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें आउटपुट आने में हर एक स्ट्रेटेजी जब भी आप फॉलो करते हो, किसी भी स्ट्रेटेजी को, किसी भी चीज को, तो उससे
उसको फॉलो करके उसमें आउटपुट आने में टाइम लगता है, उतना पेशेंस किसी के पास है नहीं, खासकर इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो लोग कंफ्यूज ही घूमते रह जाते हैं, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बैकलॉग वाले इतनी जनता बैठी है, बैकलॉग है बैकलॉग है, एक ट्रेंड बना लिया है कि भाई बैकलॉग होता है तो अच्छा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जिसको आज आप एक बहुत अच्छी पढ़ाई मानते हो, जैसे आपको कोई बच्चा मिले आपकी क्लास का, मान लो ऑफलाइन की सिचुएशन में इमेजिन करवाऊं आपको कि आप लोग 40 बच्चे हो एक क्लास में, आपको अगर उस 40 में से 10 बच्चे ऐसे मिल गए जिनका बैकलॉग नहीं है, तुम्हें लगेगा ये तो टॉपर है भाई। जबकि पुराने रिस्पेक्ट में, अगर पुराने दिनों से कंपेयर किया जाए, तो बैकलॉग ना होना इज द बेसिक कंडीशन। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बेसिक कंडीशन है कि हाँ, आप अगर एक कंपटीशन की तैयारी में उतरे हो, आपको इतने चैप्टर पढ़ाए गए तो आपने इतने चैप्टर पढ़ लिए, थोड़ा मोटा बैकलॉग सबका होता है 4-5 लेक्चर्स का, वो काउंटेबल नहीं है। समझ गए? वो तो हम कभी भी सर किसी भी वीक में हम डिसाइड करेंगे उसको खत्म कर देंगे। तो जनता बैकलॉग से ही भरी पड़ी है, फिर स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं। नहीं समझे? स्ट्रेटेजी तो हर एक के लिए है। सर मेरा मैथ्स में 50 लेक्चर्स का बैकलॉग है, अब क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? अब स्ट्रेटेजी हो सकती है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जा। सर हो जाएगा क्या? अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो तो उसकी भी श्योरिटी नहीं है, जो जिसने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हो जाएगा तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो जाएगा मतलब क्या? हम कोई पंडित थोड़ी हैं जो भाई तेरा भविष्य देखा, हाँ बेटा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? है ना? तो आप बस अपनी कुर्सी पे बैठे रहें, ठीक है? जिस भी स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पे विश्वास जमाए रखें और पढ़ते रहिए प्लीज। आपके पास में टाइम भी होगा, आप रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सेकंड अटेम्प्ट में सर बहुत जोरदार तरीके से फोड़ पाएंगे। व्हेन आई से सेकंड अटेम्प्ट, दैट डजंट मीन कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जान नहीं लगा रहे हो। सर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जान लगा देंगे। अब की गई रिवीजन, अब सॉल्व किए गए क्वेश्चन हमें 100% मदद करेंगे सर सेकंड अटेम्प्ट में भी, क्योंकि यही सिलेबस है, यही सवाल है। नया थोड़ी ना कुछ आ जाएगा भाई कि सेकंड अटेम्प्ट का सिलेबस सर ये लो बढ़ गए, 4 चैप्टर और ऐड हो गए, नहीं, यही तो है। ठीक है? समझ गए? ठीक है? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला आप। बोल रहे हो ना, पोपू मामा ने बोला कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो भी जाता है, बस जो टिका रहता है। अब तुम भाग ही जाओगे यहां से तो फिर कहां से हो जाएगा भाई? समझे कि नहीं समझे? लगे रहिए प्लीज, बिलीव मी। और आप इस बात को महसूस भी कर लेंगे और ये बात सत्य भी हो जाएगी कि आपने सही कहा था सर, कि अगर हम सिर्फ टिके रहे तो ही हम जंग जीत जाएंगे। टिके रहे मतलब कि लेक्चर और पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं बस, और टाइम मिलते ही हम रिवीजन कर रहे हैं और संडे वाले दिन टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए। आई होप ये एक सेशन या फिर ये जो वार्तालाप हमारे बीच में हुई ये इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं, सबके मन में डाउट आते हैं, सबके मन में विचार आते हैं अलग अलग, नेगेटिव ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव तो बहुत कम आते हैं सर। तो हमें हमारी काउंसलिंग करना और हमें प्रॉपर डायरेक्शन देना और हमें मोटिवेट करना, सर वो भी आपका ही काम है, तो वो भी कर दिया। बस लगे रहो, दिस इज माई सिंपल रिक्वेस्ट। ठीक है ना? बिल्कुल सही।